नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर देखा जाता है कि ज्यामिति वाला भाग छात्रों को बड़ा कठिन लगता है, लेकिन इस वीडियो में तो मैं आपको जो ये अपना टॉपिक है त्रिभुज, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहनी है कि किसी भी चीज को गणित में ज्यादा आप कठिन मत समझें। बस क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। तो आइए मेरे साथ मिलकर के अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कैसे मैं इस टॉपिक को एकदम आसान बना देता हूँ। तो दोस्तों, जो अपना कक्षा 10 का मैथ है उसका अध्याय 6 त्रिभुज, जिसको ट्रायंगल्स बोलते हैं, और प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर इस तरह से दिया हुआ। ये तो क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले बात आती है त्रिभुज की। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाई गई होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी एक रिवीजन करा देता हूँ कि त्रिभुज जो होते हैं किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा होती है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कितनी भुजाओं से? तीन भुजाओं से, 1, 2 और 3। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कक्षा 5-6 में ही पढ़ाया गया होगा, क्लास 5th में या 6 में। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये जानकारी रखनी है कि त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे ये है भुजाएं, तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है समबाहु। समबाहु, देखिए जहां बाहु आया, बाहु यानी भुजा, समबाहु त्रिभुज। सम दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु। और तीसरा होता है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु माने, सम माने बराबर समझिए, और बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, सभी का मतलब तीनों, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। याद रखिएगा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा हो गया समद्विबाहु, नाम से ही समझ में आ जा रहा है, समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने 2, तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक, विषमबाहु में जिसकी विषम, विषम का अर्थ होता है कोई भी बराबर ना हो, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में कोई भी आपस में बराबर ना हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक, तो समबाहु आपको क्लियर हो गया, जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, माने तीनों भुजाओं की लंबाई, जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं तीनों, तो ये हो गया समबाहु। तो जिस त्रिभुज की मान लीजिए 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, मान लीजिए ये दोनों आपस में बराबर है, 2-2 सेंटीमीटर की है और एक 5 की है, 2 बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब विषमबाहु त्रिभुज में मान लीजिए एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, एक 2 सेंटीमीटर की है, एक 5 सेंटीमीटर की है,
तो ये हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब 6 प्रकार में 3 प्रकार तो हो गए, बाकी 3 क्या होते हैं 3 प्रकार के? तो बाकी जो 3 प्रकार के होते हैं वो कोणों के आधार पर होते हैं, कोणों के आधार, कोणों के आधार पर 3 प्रकार। तो कोणों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज हो गया पहला। दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, ध्यान दीजिएगा, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के बताए और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं के बीच में कम से कम 90 अंश से कम का कोण बने। अब देखिए ये जो त्रिभुज मैंने आपको उदाहरण के लिए बता रखा है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें जितने भी कोण बन रहे हैं ये सब 90 अंश से कम के बन रहे हैं, 60 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, जो 90 अंश से कम हो। किन्हीं 2 भुजाओं के बीच बना हुआ कोण 90 से कम होना चाहिए, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में जो किन्हीं 2 भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण बना होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होता है। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज में ये होता है कि किन्हीं 2 भुजाओं के बीच में 90 अंश से अधिक का कोण बने, यानी 100, 120, 110 का कोण बने, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये बेसिक जानकारी थी, आपको मैंने बस बेसिक बता दिए कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज याद रख लीजिए, और समद्विबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपका 6 प्रकार क्लियर हो गया। तो अब ये त्रिभुज थे बेसिकली। अब हमें इससे बहुत आगे चलना है। ये तो बेसिक चीजें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन अब हम कक्षा 10 की गणित की बात कर रहे हैं, तो इसमें अब इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, तो ये समझ लीजिए कॉमन सेंस की बात हो गई, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे आगे अब क्या हमें समझना? त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के जो नियम होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो आइए उन नियमों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, अब इस अध्याय में हमें 2 शब्द मिलेंगे। एक शब्द मिलेगा आपको समरूप, एक शब्द मिलेगा आपको सर्वांग सम। ठीक, समरूप क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है, समझते हैं इस बात को। समरूप का मतलब हुआ कि कोई भी 2 चीजें हैं या 2 वस्तुएं हैं, 2 तस्वीरें हैं, यदि बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक, एक जैसी हैं, तो वो समरूप कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक, और ये छोटा है, एक तो और बड़ा है, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों वृत्त ही है। खैर इस तरह से बनने में थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन समझने के लिए अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों वृत्त ही हैं, दोनों को हम वृत्त ही कहेंगे। एक छोटा है, एक बड़ा है। एक की त्रिज्या मान लीजिए हो सकता है 2 सेंटीमीटर की हो, और एक की त्रिज्या हो सकता है 5 सेंटीमीटर की, लेकिन दोनों की जो आकृति है बिल्कुल एक जैसी है और आकार भिन्न भिन्न है। आकार मतलब ये साइज बड़ा बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो कहने का अर्थ है कि जब 2 आकृतियां, ठीक, एक जैसी हैं, 2 आकृतियां एक जैसी हो और उनका आकार कुछ भी हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप फोटो खिंचवाने जाते हैं तो एक पासपोर्ट साइज का फोटो होता है, एक खूब बड़ा सा खिंचवा लीजिए पोस्टर साइज का, जैसे वो लोग लगाते हैं
चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर बैनर, तो एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपका हो गया, एक बड़ा पोस्टर हो गया, तो है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन क्या है, एक छोटा है एक बड़ा है, समरूप है, एक ही व्यक्ति है। तो उसी तरह से मान लीजिए आप गए ताजमहल देखने, फोटो खींच लिए, तो ताजमहल का फोटो छोटा हो गया और जो ताजमहल है वो बहुत बड़ा है। तो जो ताजमहल का फोटो है और जो ताजमहल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। उसी तरह से जो वृत्त हैं, ये देखिए ध्यान से कि दोनों वृत्त की आकृति जो है एक ही है, आकार अलग अलग है, उसे हम समरूप कहते हैं। तो अर्थात इसकी समरूप की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, कि जब दो आकृतियां आपस में एक जैसी हो, दो आकृतियां एक जैसी हो और उनका आकार अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। आकार छोटा या बड़ा कुछ भी हो, लेकिन आकृतियां बिल्कुल एक जैसी हो, वो समरूप कहलाते हैं। अब आते हैं सर्वांग सम की बात करते हैं। सर्वांग सम क्या होता है, सर्वधन अंग धन सम। थोड़ा संस्कृत समझिए। सर्वधन अंग धन सम, सभी अंग बराबर। यानी कि सर्वांग सम की विशेषता ये होती है कि मान लीजिए आप एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना रहे हैं, ठीक, और दूसरा भी 2 ही सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना रहे हैं, दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है, तो ये सर्वांग सम हो गया। या ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, जैसे मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं हैं, ठीक, तो दोनों एकदम साइज में भी बराबर हो, आकृति भी सेम हो। तो आकार और आकृति जब दोनों दो त्रिभुजों की या दो वृत्तों की आपस में बराबर होती है, तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको सर्वांग सम का मतलब, कि जब दो आकृतियां आपस में बिल्कुल एक समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, वो सर्वांग सम कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हमारी दोनों बाहें हैं, एकदम समान साइज की, तो ये सर्वांग सम हो गई, ठीक। उसी तरह से मान लीजिए 2 पेन है, एक ही कंपनी का बना हुआ, अब ये दोनों पेन आप देख सकते हैं, ये दोनों पेन क्या है, सर्वांग सम है, बिल्कुल एक समान है। लेकिन यही यदि हमने एक का ढक्कन गायब कर दिए और इस तरह से हम देख रहे हैं, अब ये दोनों सर्वांग सम नहीं रहे, क्योंकि इसमें ऊपर का हिस्सा कुछ और है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है, मेरा मेन पॉइंट क्या है कि समरूप में ध्यान देना है कि आकृति छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रूप एक ही जैसा होना चाहिए। अब साइकिल के दोनों पहिए आगे और पीछे के देखा जाए तो वो क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक बात और समझनी है कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। सर्वांग सम आकृतियां तो समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक। तो सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। देखिए, ये दोनों आपस में समरूप है, त्रिभुज भी आपस में समरूप है और सर्वांग सम भी है। रूप दोनों का एक ही है और साइज भी समान है, इसलिए सर्वांग सम हो गया। या जहाँ पे दोनों आकृतियां अलग अलग हो, उनका साइज अलग हो, तो वो समरूप कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था कि समरूप और सर्वांग सम को समझना, समरूप किसे कहते हैं और सर्वांग सम किसे कहते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। फिर से एक बार सुन लीजिए कि समरूप में क्या होता है कि सभी जो भी आकृतियां होती हैं उनका साइज एक समान नहीं हो सकता है, लेकिन जो रूप है एक जैसा होना चाहिए। आकार भले ही कुछ भी हो, आकृति एक जैसी होनी चाहिए, आकार कुछ भी हो, वो समरूप कहलाता है। लेकिन सर्वांग सम में आकार और आकृति दोनों बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए उसे सर्वांग सम कहते हैं। तो ये दो बातें हैं हमारे कक्षा 10 के अध्याय 6 में, इन्हीं दोनों पे आपका पहला प्रश्नावली टिका हुआ है। आगे भी कुछ प्रश्नावलियों में इस पे सवाल है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है
कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कह रहा है सभी वृत्त क्या होते हैं, भरना है आपको कि सभी वृत्त, यहाँ पे आगे लिखा होगा समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। अब बताइए, हम यदि यहाँ पे सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, हो सकता है किसी की त्रिज्या 2 हो तो किसी की 3 हो, किसी की 5 हो, किसी की 10 हो, किसी की कुछ भी हो सकती है, 20-50 कुछ भी हो सकती है। तो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी वृत्त समरूप हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें सभी वृत्त क्या हो सकते हैं, समरूप होते हैं। समझ में आ गया होगा समरूप क्यों हुए, कि हो सकता है एक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, एक की 5 है, एक की 10 है, लेकिन है तो सबका सब वृत्त ही, सबके सब वृत्त ही तो है, चाहे छोटा है या बड़ा है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी सभी वृत्त है। ठीक, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्योंकि किसी की त्रिज्या 2, 5 या 10 कुछ भी हो सकती है। तो ये आपका पहला क्लियर हो गया। उसी तरह से सभी वर्ग क्या होते हैं। अब वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग की विशेषता क्या होती है कि 4 भुजाओं से ऐसी घिरी हुई आकृति जिसकी सभी भुजाएं, चारों भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाती हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति और जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो, मान लीजिए चारों भुजाएं की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर की है, तो वर्ग की विशेषता क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती हैं। अब मान लीजिए ये कोई ऐसा वर्ग बनाए जिसकी चारों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की थी। ठीक, या तो अब इसमें देख रहे हैं कि दोनों वर्ग जो है इनका जो आकृति है बिल्कुल एक जैसा है, आकार अलग अलग है। तो सभी वर्ग क्या होंगे आपके हिसाब से, सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे। अब जरा आप सोचिए कि यदि हम इसका उत्तर सर्वांगसम देते हैं तो सर्वांगसम में क्या होता है कि एकदम सब कुछ, दोनों दोनों आकृतियों का लंबाई चौड़ाई एकदम बराबर होना चाहिए, 2-2-2 चाहे है तो सब 2-2-2 होना चाहिए, तो सर्वांगसम। तो सभी वर्ग कोई गारंटी तो है नहीं कि सर्वांगसम हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। किसी वर्ग की लंबाई 1 होगी, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग होगा, चाहे 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग होगा, चाहे 4-5 किसी भी। तो सभी वर्ग जो होते हैं वो आपके ये भी समरूप ही होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रूप एक जैसा होता है, वर्ग का, वृत्त का रूप एक जैसा होता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। अब सभी त्रिभुज होते हैं, यहाँ पे क्या भरना है, समद्विबाहु या समबाहु। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है कि समरूप होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, यहाँ पे क्या भरना है, समबाहु भरना है। अब इसको समझिएगा कि क्यों सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु की विशेषता क्या होती है कि सभी 2 त्रिभुज हैं, ठीक, 2 त्रिभुज हैं और समबाहु किसे कहते हैं, अभी बताया मैंने कि समबाहु वे होते हैं जिनकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं और ये 5-5 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं, ठीक। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, रूप तो दोनों का एक ही जैसा है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 सेंटीमीटर की लंबाई वाला है, 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाला है, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं।
समद्विबाहु समरूप नहीं हो सकता है, विषमबाहु समरूप नहीं हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उनकी आकृति एक जैसी होती है, आकार भले ही छोटा या बड़ा कुछ भी हो। तो आशा करता हूँ ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अगला चौथा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो या संगत भुजाएं क्या हो। अब बात यहाँ पे आती है त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता की बात यहाँ पे आ गई है। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं और सर्वांग सम कब होते हैं। अब त्रिभुज खास तौर से त्रिभुज की बात हो रही है, चतुर्भुज की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ देखना यह है कि कहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो और संगत भुजाएं क्या हो। बात यहाँ पे समरूप की है। तो आइए देखते हैं समरूप की कुछ नियम होते हैं त्रिभुज के संबंध में या चतुर्भुज के संबंध में। पहली बात यह होती है कि दो बहुभुज तब समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती। और संगत कोण क्या होते हैं और ये नियम क्या होता है जरा समझते हैं। कि दो त्रिभुज है, मान लीजिए दो त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए बी सी, तो इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। दो त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि ये दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, किसे संगत कोण कहते हैं? तो देखिए संगत कोण का मतलब इसका कोण ए और इसका कोण पी संगत कोण है, इसका कोण बी और ये क्यू संगत कोण है, और इसका कोण सी और कोण आर ये संगत कोण है। क्लियर? संगत कोण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब ये बात चतुर्भुज की हुई, तो चतुर्भुज में यदि पूछा जाए संगत कोण क्या होते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, मान लीजिए मान लीजिए ए बी सी डी चतुर्भुज है, ये है पी क्यू आर एस, ये चतुर्भुज, दोनों चतुर्भुज है। अब इसका संगत कोण ए और ए पी संगत कोण है, बी और क्यू संगत कोण है, डी और एस संगत कोण है, सी और आर संगत कोण है। ठीक, इसे संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण हो गए। अब संगत भुजाएं किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे जो एसी रेखा है इसका पी आर ये संगत भुजा है, इसका ए बी और इसका पी क्यू ये संगत भुजा है, इसकी बी सी और इसका क्यू आर ये संगत भुजाएं। ठीक, यहाँ पे संगत भुजाएं क्या है? ए बी पी क्यू संगत है, बी सी क्यू आर संगत है, ठीक, डी सी एस आर संगत है, ए डी पी एस संगत, ये संगत भुजाएं हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि संगत कोण क्या होते हैं और संगत भुजाएं क्या होती है। अब आते हैं अपने थियरी पे, सिद्धांत पे। समरूप का सिद्धांत क्या होता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण बराबर हो। तो समरूप का पहला सिद्धांत क्या होता है? समरूप त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो कि समरूप तब माना जाएगा जब दो आकृतियों का संगत कोण बराबर हो। ठीक, जैसे मान लीजिए इसका कोण ए और कोण पी संगत कोण है और ये दोनों कोण मान लीजिए 45-45 अंश का है, तो संगत कोण है। ठीक, और तीनों संगत कोण मान लीजिए ये 60 अंश का है, चाहे 45 से मानिए इसको भी, ये भी 45 अंश का है। ठीक, तो ये दोनों 45-45 के हैं। एक कोण मान लीजिए 90 अंश का है, इसका भी एक कोण 90 अंश है।
तो इस त्रिभुज के कोण ए और कोण पी संगत कोण बराबर है, बी और क्यू संगत कोण बराबर है, सी और आर संगत कोण बराबर है। तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं आपस में समरूप कहलाएंगे। अब ये त्रिभुज छोटे या बड़े कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। और संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। अब मान लीजिए ये त्रिभुज में छोटा है, यदि बहुत छोटा है इस तरह से, और इसकी भुजाएं 5 की, इसका लंब जो है 5 है, इसका 2 है, इसका कर्ण मान लीजिए 10 है, इसका 5 है, और इसकी आधार 6 है, और इसका 3 है। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका संगत कोण यदि समान है, ठीक, और भुजाएं समान अनुपात में है, तो ये समरूप कहलाते हैं। तो ये समरूप के सिद्धांत होते हैं, दो आकृतियां तब समरूप कहलाती हैं। कोई भी दो आकृति आपस में समरूप तभी कहलाएगी जब उसके संगत कोण आपस में बराबर हो और उनकी भुजाएं जो समानुपाती हो, उसे समरूप कहते हैं। और लेकिन वही सर्वांग सम में क्या होते हैं कि सर्वांग सम में संगत कोण तीनों माने दोनों आकृतियों के संगत कोण और संगत भुजाएं दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो सर्वांग सम में विशेषता यही होती है कि यदि दो त्रिभुज हैं तो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए और कोण भी बराबर होना चाहिए, तो सर्वांग सम हो जाएगा। भुजाओं की लंबाई मान लीजिए दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर की है, सब दोनों त्रिभुजों में 3-3 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। और कोण जो तीनों हैं 60-60 अंश के हैं, दोनों त्रिभुजों की, ठीक, 60-60 अंश के हैं। तो यहाँ पे देखिए भुजाओं की लंबाई भी सेम है, कोण भी सेम है, तो ये सर्वांग सम कहलाएगा। लेकिन समरूप में क्या हो जाता है कि समरूप में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। समरूप में आकृति छोटी या बड़ी हो, बस उनका संगत कोण सेम होना चाहिए। दोनों आकृतियां एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कोण यदि हम मान लेते हैं 45 अंश का है, तो इसका भी 45 अंश का होना चाहिए। ये भी मान लीजिए 45 अंश का है, तो ये भी 45 अंश का होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो कोण है, यदि संगत कोण तीनों का ये 90 अंश का है, तो 90 अंश का होना चाहिए। संगत कोण तो बराबर होने चाहिए, ठीक। बट भुजाओं की जो लंबाई है वो छोटी या बड़ी हो सकती है, तो वो समरूप कहलाएगा। क्लियर हो गया कि सर्वांग सम में भुजाओं की लंबाई और कोण भी सेम होना चाहिए, लेकिन समरूप में क्या होता है कि भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो समानुपाती होनी चाहिए, लेकिन संगत कोण जो है आपस में बराबर होने चाहिए, वो समरूप कहलाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समरूप के बारे में और सर्वांग सम के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ ध्यान बस आपको यही देना है कि समरूप क्या होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो तो समरूप कहलाते हैं। सर्वांग सम में सीधे सीधे सभी कोण बराबर होने चाहिए और सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तो सर्वांग सम कहलाते हैं। तो ये आपका सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये भरने वाला है, कोई विशेष बात नहीं है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं, सही या गलत, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, सही या गलत, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कुछ और, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइए उस पर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि ऐसे दो उदाहरण बताइए कि दो उदाहरण ऐसे बताइए कि उनकी जो आकृतियां हैं समरूप हैं, और ऐसी आकृतियां जो आपस में समरूप नहीं है। हमें दो एग्जाम्पल देने समरूप आकृतियों के, कि कौन सी आकृतियां समरूप होती हैं, कौन सी आकृतियां समरूप नहीं होती हैं। तो अभी मैंने आपको जितना समझाया है उसके आधार पर, तो यदि आप गेस किया करेंगे, सोचेंगे, तो आपको ये इसका उत्तर मिल गया होगा कि ऐसी कौन सी आकृतियां हैं जो आपस में समरूप होती हैं
और ऐसी कौन सी आकृतियां हैं जो आपस में समरूप नहीं होती हैं। अब जैसे इसका आंसर पहले का क्या होगा? पहले का आंसर जो होगा कि दो वृत्त जो होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं, मैंने बताया है अभी। और दो वर्ग जो होते हैं वो भी आपस में समरूप होते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरे का आंसर क्या होगा कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब यहाँ पे आइए, तो कौन कौन सी आकृतियां एक समरूप नहीं होती है? मान लीजिए एक जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर की है, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक, और एक विषमबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज ले लीजिए कि मान लीजिए ये 3 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, ये 5 का है, 3। अब इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखिए तो ये दोनों आपस में किसी भी तरह से समरूप नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए इनके संगत कोण भी आपस में बराबर नहीं है और संगत भुजाएं भी आपस में समानुपाती नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। तो लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज जिस और एक विषमबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जैसा भी जैसे एक वृत्त है और एक वर्ग है, वृत्त और वर्ग दोनों समरूप हो ही नहीं सकते। एक वृत्त और एक वर्ग ये दोनों आपस में समरूप नहीं हो सकते। यदि दोनों वृत्त होते तो समरूप होते, दोनों वर्ग होते तो समरूप होते। ठीक, या एक त्रिभुज हुआ, एक वृत्त हुआ, ये भी दोनों आपस में समरूप नहीं है। एक त्रिभुज ही और एक वर्ग, ये भी दोनों आपस में समरूप नहीं है। तो आशा करता हूँ ये आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या समरूप होते हैं, क्या समरूप नहीं होते हैं। और देखिए वृत्त है, ये वर्ग है, दोनों किसी भी तरह से एक जैसे नहीं है, दोनों का कुछ भी मिल नहीं रहा है, तो ये समरूप नहीं है। ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये भी देखिए कुछ भी मिल नहीं रहा है इसका, तो ये समरूप आकृतियां नहीं है। तो आप कोई भी उदाहरण इनमें से डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था कि समरूप आकृतियों का 2 उदाहरण देना था। तो दो वृत्त है, जैसे मान लीजिए ये दोनों वृत्त हैं, तो ये दोनों आपस में देखिए समरूप। 2 वर्ग है, तो दोनों भी वर्ग आपस में समरूप होंगे। थोड़ा अच्छे से बनाया जाए, तो बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो 2 वृत्त आपस में समरूप होते हैं, 2 वर्ग आपस में समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो दुनिया भर के आपको उदाहरण यहाँ पे मिल गए कि एक वृत्त और एक वर्ग आपस में समरूप नहीं हो सकता, एक त्रिभुज और एक वृत्त आपस में समरूप नहीं हो सकता, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं हो सकता। तो ये समरूपता का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.1 का। ऐसी 2 आकृतियां हैं, इन दोनों आकृतियों में हमें ये बताना है कि ये दोनों जो चतुर्भुज है, दोनों चतुर्भुज है, तो दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप हैं या नहीं। यदि नहीं है तो क्यों नहीं। तो देखने में तो क्लियर है कि ये दोनों आपस में समरूप नहीं है, क्योंकि एक टेढ़ा है एक सीधा है, तो दोनों कैसे एक जैसे होंगे। ठीक, तो दोनों एक ऐसे बेंड है, एक सीधा है, तो ये तो ऐसे देखने में समरूप नहीं है। तो ये तो कोई उत्तर हुआ नहीं, लेकिन ये कहने का मतलब देख के ही ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। तो समरूप नहीं है तो इसका मेन कारण क्या है? आइए मेन कारण की बात करते हैं।
तो इसमें क्या है, मैंने आपको समरूपता का सिद्धांत अभी जो बताया है कि दो बहुभुज तभी आपस में समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हो। पहली कंडीशन क्या है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हो। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ये वर्ग है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की है। ये भी एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सारा जो कोण है वो पता नहीं कितने कितने अंश का हो सकता है, 40-40 अंश का हो, 50-50 अंश का हो या किसी, लेकिन इसका सारा कोण वर्ग है तो 90-90 अंश का होगा। तो इसके संगत कोण समरूप ये दोनों तब माने जाते कि संग भुजाएं तो समान अनुपात में है। देखिए अब यहाँ पे एक बात और आ गई कि भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं। अब यहाँ पे ये जो दूसरा वाला मैटर है ये तो इसमें मिल रहा है कि 1.5/3, 1.5/3, चारों का करेंगे तो 1.5/3, 1.5/3 चारों भुजाओं का आएगा। भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन हमें ये दोनों कंडीशन मिलने चाहिए, समरूपता के सिद्धांत में दोनों आना चाहिए कि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए, तभी दो बहुभुज आपस में समरूप होते हैं। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से याद कर लीजिएगा कि समरूपता के सिद्धांत में दो बातें बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि संगत कोण दो बहुभुजों का, दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे यस और डी, आर और सी जो कोण है ये कोण बराबर होना चाहिए और भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए, दोनों नियम फॉलो होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखा गया है कि ना तो इसका संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दोनों जो आकृतियां हैं आपस में समरूप नहीं। तो उसका आंसर क्या होगा कि भुजाएं समानुपाती हैं परंतु संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दोनों आकृतियां आपस में समरूप नहीं। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, समरूपता का सिद्धांत अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसलिए प्रश्नावली 6.1 में इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको तीनों आपको समझा दिया है। तो ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को बार बार देखिएगा और जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई और बात छूटेगी तो उसमें मैंने बीच बीच में हर बार बताया है। तो आपसे यही कहना है कि आप वीडियो को बार बार देखें और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली को लेकर के, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।